बहुत बहुत नमस्कार। एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में मैं दिव्यांशु शर्मा लॉज ऑफ मोशन के दूसरे चरण के साथ हाजिर हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखने के बाद एनसीईआरटी को रेफर किया होगा और कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज जरूर पाई होंगी। सिमिलर वे में आपको इस लेक्चर के बाद भी करना है और इस लेक्चर के साथ आपको एक पीडीएफ अटैच मिलेगी जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर को मैंने टेंशन, एमजी और नॉर्मल के कुछ सवाल करके खत्म किया था। यहां वाले लेक्चर को हम वहीं से चालू करेंगे एंड वील बी डीलिंग विद टेंशंस, पुली एंड फ्रिक्शन। ठीक, तो चालू करते हैं। हियर वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग्स, जो कि मासलेस और फ्रिक्शनलेस और लाइट स्ट्रिंग्स हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स हैं। इनके एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है, टेंशन पे कमेंट करना है। हाउ वी कैन प्रोसीड, लेट्स सी। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना है, तो बेसिकली हर पार्ट सॉल्व करके देखना पड़ेगा, वही तो हम चाहते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास एक सुविधा अवेलेबल है। चूंकि ये तीनों साथ चल रहे हैं, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो हमारे पास लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग ये फ्रीडम है कि हम इन तीनों को क्या मान सकते हैं, सिस्टम मान सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूं एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो नेट फोर्स मेरे पास यहां पे है 55 न्यूटन, टोटल मास यहां पे हो रहा है 11, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन 55, दैट इज 55 अपॉन 11 kgs एंड इट इज गिविंग अस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन तो सही दिख रहा है, लेट्स गो विद इट। टेंशन T1 और T2 दोनों फाइंड करनी पड़ेगी, लेट्स डू दैट ऑल्सो। तो यहां पे मैंने इनका एफबीडी बनाने के लिए इनको अलग से लिया है। चलो एफबीडी बनाते हैं। यहां पे मैं कह सकता हूं कि इन दोनों ही ब्लॉक्स पे T2 लग रही होगी। T2 इस पे अलोंग द स्ट्रिंग आगे, इस पे पीछे की तरफ। सिमिलरली इस पे T1 आगे लग रही होगी और इस पे T1 पीछे लग रही होगी। टू फाइंड T2 हम लोग इस वाले ब्लॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। T2 निकालने के लिए आप देख सकते हो 5 किलो को चलाने वाली ओनली फोर्स कौन सी है, T2। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे T2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, जो कि 5 निकल के आया। तो T2 की वैल्यू हमारी जा रही है 25 न्यूटन। अब T1 निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, इन दोनों ब्लॉक्स को अगर मैं सिस्टम मान लूं तो आप सोच सकते हो इन दोनों ब्लॉक्स को चलाने वाली द ओनली फोर्स इज T1। तो यहां पे हमें एक अच्छी सुविधा मिल जाती है कि अगर हम दोनों को ब्लॉक्स को सिस्टम मान लेते हैं तो T1 आसानी से निकल सकती है। क्यों? क्योंकि T1 ने ही इसे चलाया है और कितने से चलाया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाया है। तो T1 is coming out to be mass of the block into acceleration, that is 9 multiplied by 5। ये हमें कितना मिल रहा है, 45 न्यूटन। सो हम कह सकते हैं कि T2 तो हो गई हमारी 25 और T1 हो गई हमारी 45। लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो ये तो हमारा सही था, T2 हमारी 25, यस। T1 इज 45 न्यूटन, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। For the blocks to be in system, T1 and T2 are internal forces। पहले पार्ट को सॉल्व करते हुए हमने सिस्टम माना था और उस वक्त T1 और T2 इंटरनल हो गई थी, तो ये भी सही है। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। वेलकमिंग पुली। पुली के अंदर क्या होगा, पुली का सिर्फ ये काम है कि यहां पर रस्सी जो उस पर से गुजर रही है, जो कि हमारी मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और पुली हमारा मासलेस है, तो ये पुली बस फोर्स को डायरेक्ट करने के काम आता है, यानी इट हेल्प्स अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देख सकते हैं अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो यहां पे ये भारी होने की वजह से नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। एफबीडी से बनाना चालू करते हैं। यहां पर नीचे हमारे पास 3G लगेगा और यहां पर 2G। तो ये 3G और 2G के कॉम्बिनेशन की वजह से अल्टीमेटली एक्सेलरेट करेगा। यहां पर एक पूरी रस्सी यहां से लेकर यहां तक है, चूंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है तो इस पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगी, सेम, एंड इट विल बी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एंड दिस विल बी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। यही टेंशन पुली पे नीचे की तरफ आएगी से T एंड T, तो ये वाला हो जाएगा 2T। अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल पे एक्सेलरेशन और टेंशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स आर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन हम वही टेक्निक लगाएंगे, अलोंग द स्ट्रिंग हम इसे सिस्टम मानेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं, इसे हम 2G से खींच रहे हैं, इसे 3G से। अगर मैं इस रस्सी को सीधा करके देखूं तो हम ऐसे इमेजिन कर पाएंगे
मान लीजिए इधर 2G है और इधर 3G है, तो अगर यही सिस्टम एक टेबल पे रखा होता तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि 3G जीत जाता, इट वुड हैव वन दिस बैटल। वही यहां पे हुआ है। और अगर इसको सिस्टम मान लिया जाए तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी आ रही है, 3G माइनस 2G, एंड दैट विल ड्राइव हाउ मच मास, 2 + 3। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिस्टम मानेंगे। सिस्टम की नेट फोर्स क्या हो गई, 3G माइनस 2G, टोटल मास हो गया 5 kg। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स का होगा, इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा। पहला पार्ट मेरे ख्याल से सही जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। टेंशन निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल ब्लॉक का एफबीडी बना के उस पर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो मैं कह सकता हूं यहां पे मैं 2 इक्वेशन लिख पाऊंगा। चलिए लिखते हैं, दोनों की इक्वेशन लिख रहा हूं, एफ नेट बराबर एम ए की। क्या आप सोच सकते हैं टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर जरूर नेट फोर्स है। सो व्हाट शुड आई राइट, T माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, 3G बड़ा होगा तो 3G माइनस T बराबर 3A। मैं टेंशन निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। लेट्स से एक्सेलरेशन को यहां पे डाल देते हैं, तो T की वैल्यू मेरी बन रही है 2G + 2A। देखो महसूस करिए, टेंशन की वैल्यू 2G नहीं, mg नहीं, mg से ज्यादा आ रही है, इसीलिए ऊपर चला गया। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 20 + 2 × 2 दैट इज 24 न्यूटन। और सुंदर आंसर आता हुआ। दूसरा वाला भी हमारा सही हो गया, T 2T, ये भी सही हो गया। अब बात आती है लास्ट वाले ऑप्शन की, कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग ईदर साइड ऑफ पुली विल बी डिफरेंट। मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक एक ही रस्सी है, पुली मेरा मासलेस है, इस पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगी, बराबर। ठीक, आगे चलते हैं। एक और सवाल देखते हैं इक्विलिब्रियम पे बेस्ड। तो यहां पे हमारे पास रस्सियां हैं, 3 रस्सियां हैं, 4 kg का ब्लॉक है। अगर ये सिंपली हैंग कर रहा होता तो ऊपर की रस्सी में नीचे के बराबर टेंशन बोल देते, बट हमने क्या किया, इसे बीच में से पुल किया 30 न्यूटन से। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो इस पोजीशन पे मैं देख सकता हूं 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये W, तो इसमें कुछ टेंशन होगी, यहां वाली जो टेंशन होगी वो एक्चुअली W के ही बराबर होगी, क्योंकि कहीं नहीं जा रहा। ये फोर्स F इधर की तरफ यहां पे लग रही होगी, और इस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन ऊपर होगी। ठीक है, पहले बोला गया टेंशन इन द टॉप मोस्ट स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन, T वेक्टर, W वेक्टर, F वेक्टर 0 एंड सो ऑन। एक एक करके एनालाइज करते हैं। देखिए इस पॉइंट पे क्या मैं बोल सकता हूं, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। यस, क्योंकि F वेक्टर, W वेक्टर, T वेक्टर मिलके कुछ नहीं बना रहे, इक्विलिब्रियम में है। दिस इज राइट। अब आते हैं आगे। यहां पे देखिए, अगर मैं इनका नेट रिजल्टेंट निकालूं तो इधर कहीं आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, F² प्लस W²। आप सोच सकते हैं अगर F और W का रिजल्टेंट ये है तो टेंशन ने इसी को बैलेंस किया हुआ होगा। दैट मीन्स टेंशन की वैल्यू ये सही है, तो यहां से हमारा ये भी सही हो गया। और ए ऑप्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 30 और 40। दैट मीन्स ये भी सही हो गया, 30, 40, 50 चला जाएगा। ट्रिपलेट हो गया यहां पे ये। अब ये देखते हैं तीसरे वाले को। तीसरे वाले में एंगल की बात हो रही है, तो ये थीटा तो मान लेता हूं ये थीटा। क्या आप लोग मुझे tan थीटा की वैल्यू बता सकते हैं इस सेट से? इस थीटा के ये परपेंडिकुलर होगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे F/W। यहां से मेरी F की वैल्यू आ रही है W tan थीटा। थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, यहां पे T लिख दिया गया है, तो ये हो गया मेरा गलत। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा? थर्ड ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। इसी के साथ क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, T + W + F = 0? कैन वी से दैट? सोच के बताइए। वेक्टोरियल समेशन तो 0 है, मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को ऐड करके 0 नहीं कर सकता।
दैट माइट बी पॉसिबल और माइट नॉट बी पॉसिबल। तो यहां पे तो नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं और अब मुलाकात करते हैं हम वेज से। वेज पे एक डब्बा रखा गया है, स्मूथ वेज माना है, पूछा गया इसे रिलीज करेंगे तो कितने से एक्सेलरेट करेगा। तो हम डेटा वाइज भी खेलेंगे और जनरलाइज भी करते हैं। चलिए, यहां पर नीचे इस पे क्या लगेगा, mg। तो ये मेरा यूजुअल डायरेक्शन है वर्टिकल और ये मेरा यूजुअल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अब आप सोचिए कि ये डब्बा जो मूव करेगा ये अलोंग द वेज करेगा। सो मेरे लिए जमीन तो अब ये नई वाली ये वाली हो गई है, तो मुझे फोर्सेस चाहिए होंगी इस जमीन के अलोंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक नया डायरेक्शन चूज कर रहा हूं विच इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। लेट अस सी यहां पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। नीचे इस पे लगेगा mg जिसकी वैल्यू एक्चुअली 10 न्यूटन के बराबर होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री खेलते आ जाइए। ये थीटा 37 डिग्री का है, ये यहां पे 90 बनेगा, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा दैट इज 53 एंड दिस विल बी 37 डिग्री। अब ये 37 या फिर थीटा है तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी mg cos थीटा। सिमिलरली दिस विल बी mg sin थीटा। यहां पे मैं ये कह सकता हूं परपेंडिकुलर टू द वेज मेरे पास एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये मेरा एफबीडी बन चुका है पूरा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब वैल्यूज की बात आ रही है। हम जानते हैं कि 10 के अगर टुकड़े किए जाएं, 10 के टुकड़े किए जाए 37 और 53 डिग्री पे, तो 6 और 8 आते हैं, और छोटे वाले एंगल के साथ बड़ा टुकड़ा आता है, तो दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 6। ठीक, अब मैं ये भी कह सकता हूं नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है। इसको भी लिख के रखते हैं। चलिए, सो यहां पे मैं देख पा रहा हूं n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। यह हमें आगे जाके मदद करेगा। दूसरा, यहां पे जो फोर्स लग रही है mg sin थीटा, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट एक्सेलरेट। मैं क्या लिख सकता हूं, एफ नेट बराबर ma। ये इक्वेशन मैं किधर लगा रहा हूं, अलोंग द वेज। ऑलराइट, चलिए लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो mg sin थीटा को अगर मैं फोर्स को अगर मास से डिवाइड करूं तो मुझे मिल रहा है g sin थीटा। सिमिलरली यहां पर मैं कह सकता हूं कि 6/1, 6 की फोर्स 1 किलो के डब्बे पे लगेगी तो पार्टी होगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो यहां पे हम कह सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 6, और नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर रहेगी, जो कि हमारे को आगे काम आएगी। कहां काम आएगी, फ्रिक्शन में काम आएगी। देखेंगे इसको। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन। कहा जाता है कि जो नेट कांटेक्ट फोर्स होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, और उसमें से वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल होता है वो फ्रिक्शन होता है। सिमिलरली से डिफाइन किया गया है यहां पे। अब बात ये आती फ्रिक्शन करता क्या है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का एक ही काम है कि कांटेक्ट को बनाए रखा जाए। तो ये क्या करता है, इंपेंडिंग मोशन यानी टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है, और मान लीजिए अगर मोशन हो ही रहा हो तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये इस तरह से एक्ट करेगा ताकि 2 सरफेस जो कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट में ही बनी रहे, और अगर टूट भी गया है कांटेक्ट तो वापस से बन जाए। इस तरह से एक्ट करेगा। अब 2 तरह के फ्रिक्शन हमें देखने को मिलते हैं, पहला स्टैटिक और दूसरा काइनेटिक। इन पे अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक लेते हैं। स्टैटिक को समझने के लिए छोटी सी आप एक स्टोरी समझिए। मान लिया आपको पिकनिक पे जाना है और आप अपने पिताजी के पास जाते हैं, कहते हैं कि पिताजी मैं पिकनिक जाने वाला हूं या वाली हूं। तो पिताजी ने क्या करा, आपके कुछ आगे कहने से पहले ये सोच लिया कि अगर इसने मुझसे पैसे मांगे तो मैं इसे मान लीजिए 500 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। तो उन्होंने मनी मन एक 500 रुपए का बैरियर क्रिएट कर लिया है। अब बात यह आई कि आपने पैसे मांगे ही नहीं। मेरा सवाल यहां पे यह है, क्या पिताजी पैसे देंगे? नहीं देंगे। मांगे नहीं तो दिए नहीं। 100 मांगेंगे 100 मिलेंगे, 200 200, 300 300, 500 तक पिक्चर चलेगी। मान लीजिए आपने 600 मांग लिए, क्या 600 मिलेंगे? क्या नहीं, आपको 500 रुपए पकड़ा के फ्री कर दिया जाएगा। ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर मेरे पास 2 बातें हैं, एक तो जो आपने पैसे मांगे और एक जो आपको मिले। सिमिलर वे में यहां पे इसको मैच किया जा सकता है। इस डब्बे पे लगने वाला फोर्स जिससे हम इसको चलाना चाहते हैं, दैट इज अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स यहां पे हो गया जो हम पैसे मांग रहे हैं, और इसकी टेंडेंसी बन रही है चलने की, उस वजह से यहां पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन आएगा। मांगा गया 1, मिला 1। निष्कर्ष क्या निकला,
ये निकला कि भाई ये डब्बा नहीं चला, फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिखाया, उसने इंपेंडिंग मोशन यानी कि टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज किया और जरूरत अनुसार 1 न्यूटन लग के रोक लिया। मुद्दे की बात यह है कि यहां पे ये जो डब्बा है स्टैटिक कंडीशन में है, इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए मैंने 2 का लगाया तो 2 लग के रोक लेगा, जितना लगाओगे उतना लग के रोकता चला जाएगा। 5 लगाया 5, 10 लगाया 10, इसकी भी एक लिमिट है। तो बेसिकली इंपेंडिंग मोशन को रोक ले रहा है। इसके क्या फीचर निकल के आए कि ये इंपेंडिंग मोशन को रोकेगा, टेंडेंसी को रोकेगा, उसके अपोजिट लगेगा। दूसरा सेल्फ एडजस्टिंग, हमने देखा यहां पे जैसे जैसे वैल्यू बदलती चली गई इसने अपनी वैल्यू बदल ली, डायरेक्शन भी बदल लेता है समय अनुसार, तो ये एडजस्टिंग इन नेचर हो गया। और इस फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू, जैसे पिताजी ने जो 500 रुपए सोचे थे, वो वैल्यू यहां पे कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम FL से डिनोट करते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL से डिनोट किया जाता है और स्टैटिक फ्रिक्शन FS से। क्या ये दोनों अलग हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, FS की ही मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। ओके, इसकी मैग्नीट्यूड पे कमेंट करते हैं। तो देखा गया फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, उतना ज्यादा फ्रिक्शन। उस हिसाब से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनी ना FL, वो बनी μSN। तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वेयर दिस म्यू इज एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि एक लिमिट आ गई है जब तक ये ब्लॉक रुका रह सकता है, आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो डब्बा चलने लगेगा, और जब चलने लगेगा तो हम चले जाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पे। सो व्हेन द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज इन मोशन, तो हम बोलते हैं वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और वो ऐसे लगता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करे। यानी कि जब आपने 600 रुपए मांगे उसके बाद जो आपको मिला वो यहाँ पे काइनेटिक है। इसकी वैल्यू भी नॉर्मल पे डिपेंड करती है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, म्यू के एन। ऑफ कोर्स फीचर देखते हैं, आ जाइए इसके। इट ऑल्सो अपोजेस रिलेटिव मोशन, वी अंडरस्टैंड दैट। कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब आप मांगते रहिए पापा से 600, 700, 800, मिलेंगे 500। सिमिलरली यहां पे आप जितनी अप्लाइड फोर्स लगाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटेड मिलता रहेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू तक मिलता रहेगा। यूजुअली जो इसकी वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर चलती है, बट साधारण तौर पे एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हल्की सी कम होती है। किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन से। आप सोच सकते हैं, मान लीजिए आपको एक बड़ा ऑब्जेक्ट धक्का देके यहां से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो आप क्या करेंगे, 2-3 बार पुश लेंगे, और एक बार जो चल पड़ा तो आप चाहेंगे कि चलता रहे और जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दे। ऐसा क्यों? क्योंकि वंस यू हैव टू क्रॉस अ लिमिट एंड आफ्टर दैट इट वाज लिटिल बिट इजियर। इसी वजह से देखा गया इसकी वैल्यू जो होती है स्लाइटली लेसर देन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ म्यू लिखा हुआ दिखे तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को ही काइनेटिक की वैल्यू मान लीजिए, जैसा मैंने पहले कहा। बट अगर आपको अलग से म्यू एस और म्यू के दिया जाता है तो फिर आप इनको अलग अलग ट्रीट करिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यस। इसकी μSN वैल्यू होती है मैक्सिमम, यस। इट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एट रेस्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स, जरूरी नहीं है, जितना जरूरत होगी उतनी लगेगी। उस हिसाब से पहला तो सही, दूसरा गलत। हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। एक और देखते हैं, आ जाइए। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये तो वही लिखा हुआ है, टेंडेंसी के अपोजिट लगता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। पहला तो बिल्कुल सही है। रीजन कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजेस द मोशन। ना 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 ना, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। अगर ये मोशन रिपोज करता होता तो हम तो चल ही नहीं पाते। हमारे चलने का कारण ही कौन है? फ्रिक्शन। तो मैं जाऊंगा यहां पे थर्ड ऑप्शन के साथ। यहां पे हमने स्टैटिक और काइनेटिक को समझा। चलिए थोड़ी वैल्यूज से खेल के देखते हैं, क्योंकि भाई सवाल करने अल्टीमेटली तो वैल्यू पे हमारी ग्रिप होनी चाहिए। कोई भी सवाल आपको मिलता है सबसे पहले आप टूट पड़िए, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के रख लिए और काइनेटिक भी निकाल के रख लिए। अगर है तो देख सकता हूं यहां पे लिमिटिंग निकाला जा सकता है। चलिए निकालते हैं, बाद में सवाल देखा जाएगा। म्यू एन, म्यू की वैल्यू दी गई है 0.5, एस की तो 0.5। अब यहां नॉर्मल की बात आई तो नॉर्मल जो होगा ऊपर लगेगा, 2g यानी 20 न्यूटन का mg लग रहा है। इसकी वैल्यू 20 के बराबर होगी, हम पहले देख चुके हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 20, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? 0.4
इंटू यहां पे हम डालेंगे n, n की वैल्यू कितनी हमारी 20. इट इज कमिंग आउट टू बी 8 न्यूटन. नाउ वी आर रेडी टू डाइव इनटू द क्वेश्चन. आपने अप्लाई किया फोर्स, पहला पार्ट कह रहे हैं कोई करा ही नहीं, तो अगर आप फोर्स ही अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? टेंडेंसी जब बनी नहीं तो फोर्स लगा नहीं, तो यहां पे मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन लगेगा 0, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. यही कमेंट करना है हमको. चलो करते हैं, आगे करते हैं. 10 न्यूटन लगा दिया, 10 तक तो रोक सकता हूं ना, तो अभी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? 10. कैसा नेचर होगा? स्टैटिक. स्पेशल नाम क्या है इसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन. एक्सेलरेशन होगा क्या? ना 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 ना, 0 होगा भाई. आगे आते हैं. फोर्स लगाई 12 फोर्स लगाऊंगा तो आप सोचिए क्या होगा. आपने हद से ज्यादा मांग लिया, आपने सीमाएं पार कर ली भाई. सीमा पार ना करें. 12 न्यूटन फ्रिक्शन बोला, देखो भाई आपने हद पार कर ली है, आप एक काम करिए, जाइए और जैसे ये चलने लगेगा काइनेटिक स्टेट में काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा. 12 और 8 ने मिलकर बनाया एक नेट फोर्स का सेट. तो 12 माइनस 8 इज द नेट फोर्स एंड द ब्लॉक इज ऑफ मास 2 kg. तो मैं कह सकता हूं यहां पे 2 इंटू ए, इट विल पार्टी एक्सेलरेट. एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये नजारा होगा. ये हमारा बहुत ही बढ़िया बेसिक सवाल, इसको हर कोई ध्यान रख सकता है कि हाउ डज द वैल्यूज आर टेकन, हाउ आर द वैल्यूज आर टेकन. आगे बढ़ते हैं. चलिए आते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स पे. अब याद करिए, डेफिनेशन में पहले कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम ले लिया था, पर अब उसे डिफाइन करेंगे क्योंकि अब दोनों हमको पता है कौन, फ्रिक्शन और नॉर्मल. तो अगर मैं इस पर कोई फोर्स लगाता हूं जिसकी वजह से ये टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा, इस नॉर्मल और इस फोर्स के बारे में कहा जाए तो दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स हैं और इनका नेट रिजल्टेंट जो बनेगा वो बनेगा मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स. इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है भाई. नॉर्मल और एफ 90 डिग्री पर चल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. यहीं पे एक छोटा सा काम करते हैं. मान लीजिए मैं इतनी फोर्स लगा दूं कि बस ये चलने ही वाला हो, मतलब पूरा का पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया जाए. इन दैट केस जो ये एफ होगा और जो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये जो एफ बनाएगा यहां पे, इस एफ और नॉर्मल के बीच के एंगल को हमने सुंदर नाम दिया जिसका नाम पड़ा हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिफाइन किया गया? एफ और नॉर्मल के बीच का एंगल व्हेन द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग, दैट टाइम दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो आप सोच सकते हैं एकदम लिमिटिंग कंडीशन बन रही है यहां पे. यहां पर मैं इस लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? tan थीटा के माध्यम से निकालते हैं. चलो, tan लैम्डा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लिखेंगे FL अपॉन n. FL की वैल्यू पूरी लग गई, म्यू n. n से n गया, ये बढ़िया सुंदर फॉर्मूला बना. हम बोल सकते हैं tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली म्यू s. ये म्यू s के बराबर होता है. ये तो एक मेमोरेबल डेटा बनाया जा सकता है. इस स्थिति में क्या FC की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखो ये तो n है और FL एक्चुअली कितना है? म्यू n. तो अगर मैं FC निकालना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं इट इज एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड f की वैल्यू कितनी है? म्यू n स्क्वायर. जैसे इसी सवाल में देखें तो n की वैल्यू क्या डलेगी? mg. और इसी बात पे पूछ लिया गया सवाल 2019 में. चलिए खेलते हैं. पूछा गया यहां पे इस पे कोई फोर्स लगाई जाए तो जो कांटेक्ट फोर्स बनेगी उसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो आप सोचो यहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा, मैक्सिमम फोर्स लगा दी जब तक ये टिका रह सकता है, यानी पूरा का पूरा लिमिटिंग लगा दिया मैंने. उस वक्त जो कांटेक्ट फोर्स बन रही है यहां पे FC, यहां पे क्या बोला गया? इसे F नाम दिया गया है भाई. तो F पे चर्चा करनी है अपने को. इसकी वैल्यू क्या बनेगी? एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. मैक्सिमम सोचूं तो F की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? यहां पे मैं म्यू n रख सकता हूं और n की वैल्यू क्या रख सकते हैं? mg. तो सेट कैसा बनेगा देखिए, म्यू mg प्लस n, दैट इज mg, इसका होल स्क्वायर. तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और वैल्यू इससे कम भी हो सकती है अगर मैं यहां पे फोर्स कम लगाऊं तो. ठीक है, यहां पे हम नया नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम F2 दे देते हैं कुछ, इसकी वजह से ये चलना चाहता है. तो अगर मैं थोड़ी सी कम लगाऊंगा तो FL से थोड़ी कम वैल्यू लगेगी, यानी वैल्यू से थोड़ी सी कम हो जाएगी. आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? थर्ड.
तो मिक्सचर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया। ठीक, एक और सवाल एनसीईआरटी से परोसा गया। कह रहे हैं कि यहाँ पे दो डब्बे हैं, सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है और इसको रिलीज कर दिया गया है। तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये चलने लगेगा पॉसिबली। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमें फ्रिक्शन निकाल लेना चाहिए। फ्रिक्शन किधर लगेगा, पॉसिबली मान लेते हैं कि पीछे लगेगा। अगर इसे आगे चलता हुआ मानो, सबसे पहले एफ के निकालते हैं। चलिए, म्यू एन, म्यू कितना है 0.04, नॉर्मल इज 20 into 10, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 न्यूटन। मतलब ये तो बहुत कम है भाई, 30 न्यूटन चलाना चाहता है, 8 तो बहुत कम पड़ गया, मतलब ये पक्का चलेगा। तो ये इधर चलेगा, एक्सेलरेशन इधर आएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, इस पे टेंशन इधर आएगी, इस पे टेंशन इधर आएगी। अलोंग द रस्सी सोचिए सब, क्या आप बता सकते हैं अलोंग द रस्सी व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। मैंने इसको मान लिया सिस्टम। जैसे ही सिस्टम माना, सब लोग सहमति जताएंगे भाई टेंशन और टेंशन इंटरनल हो गए। ये डब्बा कितने किलो का डब्बा, 20 और 3 23 किलो के डब्बे पर दो फोर्सेस दिखी। कौन कौन सी, एक फोर्स जो कि है 30 न्यूटन जो इसे चलाना चाहती है, दूसरी फोर्स फ्रिक्शन, कौन सा, काइनेटिक, कितना 8 जो इसको रोकना चाहता है। फलस्वरूपम ये चला x से एक्सेलरेशन, a की वैल्यू कितनी दिख रही भाई 30 माइनस 8 अपॉन 23 किलो का डब्बा, 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा था, आंसर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। नीतू जी में सेम सवाल पूछ लिया गया, उन्होंने जहमत भी नहीं उठाई कि थोड़ा डायग्राम बदल दें, डायग्राम भी सेम दे दिया, डेटा भी लगभग सेम दे दिया। जैसे वो किया कैसे वैसे ही एग्जाम सेम ये हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप इस सवाल को नज़र में रखें और सॉल्व करें और आंसर निकाल लें। ठीक, मैं आपको बता दूं उसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। किया भी वैसे ही जाएगा। यहाँ पे अपने को म्यू दिया हुआ है, नॉर्मल की वैल्यू हम निकालेंगे 100, तो यहाँ पे एफ के कितना लगेगा 5। देखिए आंसर ही आ चुका है 25, 20 माइनस 5 इज द नेट फोर्स। कितने किलो के डब्बे को पार्टी करा रही है, 10 and 2 12, तो 15/12 एब्सोल्युटली 1.25। तो देख सकते हैं कैसे ये नीतू जी जो है सवाल को स्पॉट कर रही है एनसीईआरटी से। हम लोग ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी का। आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिपोज पे आते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को हल्का 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 उठाते जाऊं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डब्बा बोलेगा मैं तो जा रहा हूं और ये नीचे चलना चाहेगा। तो जब तक ये रुका हुआ था, यानी कि वो मिनिमम एंगल जिस पे ये जस्ट चालू कर दे चलना, या वो मैक्सिमम एंगल जिसके ऊपर जस्ट रुका रहे, उस एंगलों को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। आप सोचिए डिफाइन कहां पे हो रहा है, बिल्कुल लिमिटिंग पे, मतलब फ्रिक्शन ने पूरी जान लगा दी होगी रोकने के लिए। तो इस स्थिति में जब फ्रिक्शन लग रहा होगा, टेंडेंसी क्या अपोजिट, वो कौन सा होगा, लिमिटिंग। तो एक काम करते हैं, लिमिटिंग कंडीशन पे चलते हैं। यहां पे एफबीडी बनाते हैं, mg sin थीटा, फ्रिक्शन लगेगा यहां पे पीछे क्योंकि ये नीचे जाना चाहता है। कितना लगेगा, पूरा लगा देते हैं, दैट इज म्यू एन। एन कितना होगा, ऑफ कोर्स mg cos थीटा के बराबर, यानी कि म्यू mg cos थीटा। अब तो हो गया ये वो स्थिति जब इसने इसको जस्ट बैलेंस किया हुआ है। चलो बैलेंस करते हैं, लिमिटिंग कंडीशन लगाई, इक्वेट किया, सुंदर आंसर आया। क्या आया देखो, tan थीटा बराबर म्यू एस। ये तो देखा देखा लग रहा है भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी तो इतनी आई थी, तो ये भी वैल्यू वही लेके बैठा हुआ है, अच्छी बात है। तो यहां पे हमने जाना कि अगर आपका एंगल इतना हो जाए कि फोर्सेस जस्ट बैलेंस हो रही हो, तो ये जस्ट या तो चलने वाला होगा या चल ही दिया होगा। इन दैट केस दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। अब मान लीजिए कि अगर आप अपने वेज का एंगल इस म्यू एस से ज्यादा कर दें या कम कर दें तो क्या होगा। मान लीजिए एंगल कम है, तो कम है तो डब्बा खुद से नीचे थोड़ी आना चाहेगा, रुका रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अभी अवेलेबल है उसे रोकने के लिए, जितना जरूरत होगी उतना लग के रोक लेगा। परंतु अगर मैं tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा कर दूं तो डब्बा खुद ब खुद नीचे आना चाहेगा एंड एक्सेलरेट भी करेगा, क्योंकि नेट फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो ये दो बातें हम यहां पे ध्यान रख सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एक सवाल लेते हैं और यहां पे इस बार वेज पे फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करके देखते हैं।
डेटा कैसा बैठता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल 37 डिग्री। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे FBD क्या बनेगा, तो वही हमारी पुरानी ज़मीन और पुराना आसमान और नई ज़मीन और नया आसमान ले लेते हैं और टुकड़े पहले ही करके रख लेते हैं। 37 डिग्री का एंगल है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नीचे इस पे mg लगेगा जिसकी वैल्यू 100 न्यूटन होगी। हम जानते हैं कि 100 के दो टुकड़े आएंगे 37 डिग्री पे, 80 एंड 60। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये 37, ये 90, ये 53, ये 37 डिग्री, दैट इज बेसिकली थीटा। तो इसका जो ये टुकड़ा आएगा छोटे एंगल के साथ बड़ा टुकड़ा, दैट इज 80 न्यूटन विल बी हेयर। सिमिलरली जो mg साइन थीटा होगा इसका, दैट विल बी 60 न्यूटन। मैं दोनों लिख देता हूं यहाँ पे, mg साइन थीटा। नॉर्मल की वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसे 80 के बराबर यानी mg cos थीटा के बराबर यूज किया करेंगे। अब एक काम करते हैं, यहां पे फ्रिक्शन को इंक्लूड करते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं 0.8। यहां पे हम एक काम करते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। सो tan थीटा की वैल्यू मेरी बन रही है, tan 37 इज बेसिकली 3/4, दैट इज 0.75। हम देख सकते हैं यहां पे जो tan थीटा की वैल्यू है वो म्यू से कम आ रही है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे FL निकाल लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है। तो FL निकालने के लिए मैं करूंगा म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.8 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट 80। दिस इज कमिंग आउट टू बी 64 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है, मांगा कितना गया है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन इज डिमांडेड फॉर मेकिंग द ब्लॉक मूव। फ्रिक्शन बोलेगा हा देखो मेरे पास 64 न्यूटन है, मैं तो तुम्हें 60 लगाकर ही रोक लूंगा। तो हम देख सकते हैं हमारा डेटा सेट हो चुका है। फ्रिक्शन 64 अवेलेबल है, लगेगा कितना 60। कौन सा लगेगा, स्टैटिक। क्या होगा, डब्बा रुका रहेगा। ठीक, एक और वैल्यू लेकर देखते हैं अपन। 0.5 ले ली चला अपन यहाँ पे, 0.5 लेता हूं तो FL की वैल्यू क्या बन रही है, इट विल बी म्यू एन अगेन। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 80, दैट इज 40 न्यूटन। अफसोस 60 न्यूटन नीचे लग रहा था, 40 ही था फ्रिक्शन रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन ने कोशिश तो करी इंपेंडिंग मोशन टेंडेंसी को रोकने के लिए, बट रोक नहीं पाया। डब्बा चल पड़ेगा, डब्बा चल पड़ेगा, डब्बे पे नेट फोर्स होगी। नज़ारा क्या होगा, नज़ारा कुछ ऐसा होगा, नीचे इस पे 60 होगा, पीछे इस पे 40 होगा एंड इट विल एक्सेलरेट। तो इन सवालों में जहां पे म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम रह जाती है, यहां पे डब्बे एक्सेलरेट करते हैं और कुछ ना कुछ सवाल बना दिए जाते हैं उसके ऊपर। सो दिस इज सॉर्टेड आई गेस। आगे चलते हैं। और इसी बात पे एक सवाल आया 2015 में, जहां पे एंगल ऑफ रिपोज को लेकर चर्चा की गई। चर्चा ये थी कि यहां पर 30 डिग्री का एंगल जब होता है, एंगल बढ़ाते गए, 30 डिग्री का एंगल पहुंचा तो ये डब्बा जस्ट चलने लगा। मतलब अगर जस्ट चलने लगा है तो यही वो एंगल है जिसे मैं एंगल ऑफ रिपोज का दर्जा दे सकता हूं। पूछा गया म्यू एस और म्यू के की वैल्यू बताओ। अगर चलने के बाद 4 मीटर 4 सेकंड में चल गया, लेट्स सॉल्व दिस। तो मैं कह सकता हूं कि जब यहां पे ये जस्ट चलने लगा होगा तो लिमिटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बना होगा, mg साइन थीटा ने जस्ट म्यू एस mg कॉस थीटा को बैलेंस किया होगा। फलस्वरूप मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि मेरा जो tan थीटा होगा वो म्यू एस के बराबर होगा। तो मैं भाई म्यू एस की वैल्यू तो मिल गई, म्यू एस इज कमिंग आउट टू बी tan 30। tan 30 बोले तो 1/√3, 1/√3 बोले तो अप्रोक्सीमेटली 0.6। सिमिलरली अब हम आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। हुआ क्या, ये चला, कितना चला, ये 4 मीटर चला 4 सेकेंड में। आप सोचो, हम यहां पे जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है स्टैटिक से। तो अगर कम रही होगी, ये चलने लगा है, तो इस पर नेट फोर्स आ गई होगी, और नेट फोर्स आ गई होगी तो एक्सेलरेट कर रहा होगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक इसने एक्सेलरेशन के साथ मूव किया है। सो व्हाट वील डू, वील बी अप्लाइंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंस ये रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 डाल देंगे। अब बात ये आती कि हमको ये पता है 4, ये पता है हाफ, एक्सेलरेशन अभी निकालते हैं और t की वैल्यू भी 4 तो ये 16 हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू सॉल्व की जा सकती है 4 × 2/16 से, दैट इज नथिंग बट 1/2। अब a कितना होगा वो देखते हैं। तो a तो हम जानते हैं, इस पे नीचे mg साइन थीटा की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g साइन थीटा,
और पीछे फ्रिक्शन दैट इज म्यू के कॉस थीटा, म्यू के कॉस थीटा। mg वॉज फोर्स और mg को यहां से m को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्सेलरेशन बचेगा। तो म्यू के g कॉस थीटा, इतना मेरे पास पीछे की तरफ डिसेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन, उन दोनों को मिला दें तो नेट एक्सेलरेशन क्या बना, g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। इस वैल्यू को उठा के इसके बराबर रखा जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा एंड दैट विल बी 0.5। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। वी यूज्ड एंगल ऑफ रिपोज हेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट को भी यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दी जाए जो हमारे एनसीईआरटी में मिलते हैं। पहला सवाल है, हमें इनकरेक्ट बताना है। चलो चर्चा करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट मतलब जैसे कि डब्बे, नॉन लिविंग थिंग्स, और एनिमेट मतलब हम। देखो भाई, डब्बा कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, सबको एफ नेट बराबर एम ए ही फॉलो करना है, सब पे ये लागू होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट एनसीईआरटी से जो उठाया गया है सही है। हमें इनकरेक्ट चाहिए, आगे बढ़ते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, अब रोलिंग फ्रिक्शन की भी चर्चा है एनसीईआरटी में। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन इन स्फेरिकल बॉडीज एंड इज मच लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखा जाता है जब हम छोटी छोटी गोल गोल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मेटल की स्फेरिकल बॉल जिनको हम बेरिंग कहते हैं, तो ये इनका फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है और ये लुब्रिकेशन में भी काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उनका स्टैटिक फ्रिक्शन से भी बहुत कम फ्रिक्शन होता है, बहुत कम रेजिस्ट करती हैं, तो दे एक्चुअली हेल्प इन लुब्रिकेशन। सही हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑन अ मेरी गो राउंड, जो झूला होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर सब्जेक्ट टू एन इनवर्ड फोर्स। देखो जब घूमते हो, जब हम घूमते हैं तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी चर्चा आगे जाके सर्कुलर में होगी, मेंशन था तो हम चर्चा में लेंगे, जिसे हम इनवर्ड फोर्स जानते हैं। पर एक्चुअली हम लोग क्या फील करते हैं, बाहर की तरफ फोर्स। तो ये बात भी सही लिखी हुई है कि टेंडेंसी हमारी ऐसी होती है कि हम बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं। अब एक्चुअली ये फॉल्स फोर्स है। होता क्या है, अगले वाले स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव करेक्ट रिजल्ट इन इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यही इसकी जड़ है। यहां पे कहा गया है कि न्यूटन्स के लॉ अगर आप लगाना चाहते हो, सब में लग जाते हैं, इनर्शियल में भी, नॉन इनर्शियल में भी। पहला मुद्दा, व्हाट इज इनर्शियल एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल जो होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके एक्सेलरेशन जीरो होते हैं, जैसे कि ग्राउंड हो गया। नॉन इनर्शियल ऐसे फ्रेम्स जिनका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। थिंक अबाउट दिस। मान लो मैं एक ट्रक लेता हूं जो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर एक पेंडुलम को ऑब्जर्व करूं, स्टडी करूं, तो इस पेंडुलम के लिए फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। तो हम लोग ऐसे फ्रेम्स के अंदर एक फोर्स फील करते हैं, जैसा कि थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है। तो ये घूमता हुआ फ्रेम भी कैसा फ्रेम था, एक्सेलरेटेड फ्रेम था। सो इन दीज फ्रेम वी फील अ फोर्स विच इज नॉट ट्रू, विच इज अ फॉल्स फोर्स। इसको हम सूडो फोर्स के नाम से जानते हैं। और ऐसा कब लगता है हमें, नॉन इनर्शियल के अंदर। तो ये भी सही हो गया, उस हिसाब से ये गलत हो गया, क्योंकि हम न्यूटन्स के लॉ इनर्शियल फ्रेम में ही लगा सकते हैं, और अगर आप नॉन इनर्शियल में भी लगाना चाहते हैं तो यू हैव टू वेलकम सूडो फोर्स। इन बातों के साथ पार्ट 2 को मैं यहाँ पे अंजाम दूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप चीज़ों को एनसीईआरटी से रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू।